हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के बारे में। आज का अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्रियाओं का नियोजन, प्लानिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑप्शंस। पार्ट फर्स्ट है, भाग 1 है। चूँकि एक वीडियो में पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसका पार्ट 2 हम बाद में देखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट की हम बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्रियाओं के नियोजन से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्रियाएं क्या होती है, उनका नियोजन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कट्टर प्रतिस्पर्धाएं उत्पन्न हुई है और साथ ही भुगतान की बहुत बड़ी जोखिम उत्पन्न हुई है। इस जोखिम को पूरा करने के लिए इन प्रतिस्पर्धाओं का सामना तभी किया जा सकता है जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली फर्म या संस्था उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी, कुशल श्रम, प्रबंधकीय योग्यता तथा विपणन की व्यवस्था उचित प्रकार से करे। तो इस प्रकार से वो इन प्रतिस्पर्धाओं के अंतर्गत टिक सकती है, इन प्रतिस्पर्धाओं को पूरा कर सकती है, इन जोखिमों से छुटकारा प्राप्त कर सकती है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त करके अपने वांछित लक्ष्य को पूरा कर सकती है। तो इस प्रकार से प्रबंधकीय कुशलता और सावधानी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्रियाओं का नियोजन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनका नियोजन करके उनका प्रबंध करके एक फर्म अपने सफलता प्राप्त कर सकती है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का नियोजन, प्लानिंग ऑफ एंट्रेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी कोई व्यापारिक फर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है तो उसे उस प्रवेश का निर्णय लेते समय ये सावधानी पूर्वक सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिसमें वो एंटर होना चाहती है, प्रवेश करना चाहती है, उससे संबंधित उत्पादों के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं है। उत्पादों को उत्पादित करने के लिए, प्रोडक्शन कार्य के लिए उसके पास कुशल श्रम की व्यवस्था है या नहीं है, या उन्नत उत्पादन तकनीक और विपणन के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है। उसके पास उसकी जो प्रबंध की क्षमता है, प्रबंध की कुशलता है, वो योग्य कर्मचारी उसके पास या प्रबंधक उसके योग्य और कुशल है या नहीं है। यदि वो इन सभी चीज़ों का पहले से एनालिसिस नहीं करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से प्लानिंग नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो निर्णय है उसका वो उपयुक्त नहीं रहेगा। लेकिन यदि इन सभी चीज़ों के बारे में वो पहले से ही विचार विमर्श कर ले तो ऐसी सिचुएशन में उसे विदेशी बाजार में प्रवेश करने के बहुत कुशलतम अवसर उसे उपलब्ध होंगे और उसकी सफलता की विपुल संभावनाएं उपस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने से पहले इन सब बातों के संबंध में प्लानिंग करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए, नियामक वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ रेगुलेटरी लीगल फॉर्मेलिटीज़। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चूँकि निर्यात, आयात या पुनः निर्यात से संबंधित क्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है और प्रत्येक देश में इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी वैधानिक औपचारिकताएं हैं वो अलग अलग औपचारिकताएं हैं और उन्हें पूरा करना बहुत अधिक आवश्यक है। इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने वाली फर्म को इन विदेशी व्यापारिक सौदों से संबंधित, विदेशी व्यापारिक भुगतानों से संबंधित निर्णय करने के लिए विदेशी विनिमय के लेन देन से संबंधित सभी सूचनाओं की जानकारी उसे होना आवश्यक है ताकि वो इन औपचारिकताओं की पूर्ति आसानी से कर सके, समय पर कर सके। साथ ही यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत निर्यातकों को माल करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न उत्पादों के संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद,
कस्टम अधिकारी, गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत जो भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, उद्गम का प्रमाण पत्र, GR फॉर्म, निर्यात लाइसेंस आदि जितनी भी वैधानिक औपचारिकताएं हैं उन सबको पूरी करने के लिए इन सब की जानकारी होना उसे आवश्यक है। यदि एक फर्म इन वैधानिक औपचारिकताओं की से संबंधित इन वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने से संबंधित संपूर्ण प्लानिंग, संपूर्ण योजना पहले से ही निर्धारित कर लेती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट देखिए आप, क्षेत्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों से निर्यातक कोड नंबर अथवा आयातक कोड नंबर प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्टर्स कोड नंबर और इम्पोर्टर्स कोड नंबर फ्रॉम रीजनल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, यानी कि जो भी फर्म निर्यात या आयात व्यापार में प्रवेश करना चाहती है उन्हें सबसे पहले अपने क्षेत्रीय लाइसेंसिंग से निर्यातक कोड नंबर और आयातक कोड नंबर, यदि वो निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है तो उसे निर्यातक कोड नंबर लेना आवश्यक है, और यदि वो आयात के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है तो उसे आयातक कोड नंबर लेना अनिवार्य है। इसके बिना कस्टम अधिकारी माल के वैध निर्यात आयात की अनुमति प्रदान नहीं करता है। तो इस प्रकार से वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, सक्षम व्यापार अधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन विथ ऑथेंटिक ट्रेड ऑफिसर्स। इससे क्या तात्पर्य हुआ, जब भी कोई फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात करना चाहती है तो उसे अपने उत्पाद से संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य है, और यदि ऐसी कोई परिषद नहीं है तो उस उत्पाद से संबंधित अन्य उत्पाद के अंतर्गत, जैसे कि हम कह सकते हैं कि रबड़ बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, कोयर बोर्ड, जूट आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड आदि से या इससे संबंधित जितने भी सक्षम अधिकारी है इनके यहाँ पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से सक्षम अधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन कराना एक फर्म को आवश्यक है, तभी वो आयात निर्यात से संबंधित क्रियाओं में भाग ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाजार चयन, मार्केट सेलेक्शन। जब कोई फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का निर्णय लेती है तो उसे सबसे पहले उपयुक्त बाजार का चयन करना पड़ता है, और इस बाजार के चयन पर ही उसके लाभ और सफलता निर्भर करती है। इसके लिए व्यापारिक फर्मों को बाजार से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती है और उनका तर्क संगत युक्त विश्लेषण करना अनिवार्य है। इसी के आधार पर उसकी सफलता निर्धारित होती है। इसी के आधार पर उसकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का निर्धारण होता है और लाभों की मात्रा में कमी या वृद्धि भी इसी पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से बाजार के चयन से संबंधित स्ट्रेटेजी को अपनाना उसके लिए आवश्यक है। इस बाजार के चयन से संबंधित नियोजन और अन्य गतिविधियों का निर्धारण करना एक फर्म के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाजार सूचना एकत्रित करना, टू कलेक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन। जब फर्म अपने व्यापार के लिए किसी बाजार का चयन करती है तो उसे उस बाजार से संबंधित जितनी भी सूचनाएं एकत्रित करनी है उनको समय पर एकत्रित करना आवश्यक है। इन सूचनाओं में उत्पाद की कीमत, गुणवत्ता, ब्रांड, प्रतियोगी फर्में कौन कौन सी हैं, उससे की किस्म क्या होगी, कीमत कितनी है प्रतियोगी फर्मों के उत्पादों की, या उपभोक्ताओं की वरीयता सूची क्या है, उपभोक्ताओं की रुचि क्या रहेगी आदि से संबंधित विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करना आवश्यक है। और ये सूचनाएं कहाँ से एकत्रित की जा सकती है एक फर्म के लिए, अर्थात सूचनाओं के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। इसमें आप देखिए, व्यापार आयुक्त हो सकते हैं, निर्यात संवर्धन परिषद या ट्रेड मिशन जो हैं एक देश में, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ हैं जिनमें अंकटाड हो सकता है, विश्व व्यापार संगठन, निर्यात गृह आदि जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, व्यापार संघ हैं, इनसे संपर्क स्थापित करके बाजार से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है और इन सूचनाओं का उपयोग करके एक फर्म अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकती है, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ा सकती है, जो उसकी कंपटीशन स्ट्रेटेजी है उसको तैयार कर सकती है और सफलताओं को सुनिश्चित
कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाजार का चयन करने में सूचनाओं को एकत्रित करने के साथ साथ फर्में बाजार अनुसंधान का सहारा लेती है। जैसे कि सिर्फ सूचनाएं एकत्रित कर ली, इससे काम नहीं चलेगा, तो बहुत बार फर्में क्या करती है, इससे ज़्यादा भी अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए बाजार सर्वेक्षण का, बाजार अनुसंधान, मार्केट पर रिसर्च का कार्य करती है। इसके अंतर्गत वो रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी अपने पास स्थापित कर लेती है, यानी कि अनुसंधान और विकास विभाग की स्थापना भी फर्मों द्वारा बहुत बार अपने यहाँ कर ली जाती है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार की उपभोक्ताओं की रुचि, पसंद, वरीयता आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिसर्च उसके द्वारा की जाती है। मार्केट में किस प्रकार से नए प्रोडक्ट की मांग उत्पन्न की जा सकती है, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है भविष्य में, इससे संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य भी फर्मों द्वारा किए जाते हैं। तो इन कार्यों को अपनाकर भी फर्म अपनी नियोजन व्यवस्था को लाभकारी बना सकती है, नियोजन व्यवस्था से उचित लाभ प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाजार प्रवेश की रणनीति का नियोजन, प्लानिंग ऑफ मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जब भी कोई फर्म किसी उपयुक्त बाजार से संबंधित निर्णय लेती है, तो उसके बाद फर्म के सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वो है उस बाजार में प्रवेश करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी हो, ताकि वो उस बाजार में आसानी से प्रवेश कर सके। इसके अंतर्गत फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करे, या वो उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस ले, या ठेके पर माल बनवाए, या स्वयं माल का उत्पादन करे, या माल एकत्रित करके कहीं से माल वो बनाया हुआ माल लेके आए और उसे बेच दे, या संयुक्त उद्यम व्यवस्था अपनाए, या विदेशी फर्मों को माल बेचे, या वो विभिन्न प्रकार के व्यापारिक समझौते करे। किस प्रकार की स्ट्रेटेजी उसके द्वारा अपनाई जाएगी मार्केट में प्रवेश करने के लिए, तो इसके अंतर्गत मार्केट प्रवेश की रणनीति से संबंधित नियोजन कार्य फर्मों द्वारा संपादित किया जाता है, ताकि वो मार्केट में आसानी से प्रवेश कर सके और अपने लाभों में वृद्धि कर सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाजार के अनुरूप विपणन संसर्ग का नियोजन, प्लानिंग ऑफ मार्केट मिक्स अकॉर्डिंग टू मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश की रणनीति के बारे में जब निर्णय कर लेती है एक फर्म कि किस प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करेगी, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसके बाद फर्म को बाजार के अनुरूप विपणन संसर्ग यानी कि मार्केट मिक्स का नियोजन करना पड़ता है। और इस मार्केट मिक्स यानी कि विपणन संसर्ग में क्या क्या चीज़ें आती है, इसके अंतर्गत उत्पादों की मात्रा को डिसाइड करना पड़ता है। एक फर्म अपने उत्पादों की कितनी मात्रा का उत्पादन करेगी, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, किस्म क्या होगी, उसकी कीमत क्या होगी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग किस प्रकार से की जाएगी, कलर किस प्रकार का होगा, यदि फ्रेगरेंस से संबंधित है तो उसकी फ्रेगरेंस क्या होगी, क्वालिटी किस प्रकार से डिसाइड की जाएगी, क्वालिटी से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं वो किस प्रकार से प्राप्त किए जाएंगे, उन उत्पादों के वितरण और भंडारण की क्या व्यवस्थाएं की जाएगी, और वित्तीय संसाधनों के बारे में निर्णय किस प्रकार से लिया जाएगा, कौन सी वित्तीय पॉलिसी अपनाई जाएगी, फाइनेंशियल पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट की जाएगी, इन सभी से संबंधित निर्णय लेने के कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बाजार के अनुरूप विपणन संसर्ग का नियोजन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे के पॉइंट्स इससे आगे की जो भी स्ट्रेटेजी है वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में यदि इसे कवर करते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, टेक्निकली वो अपलोड करने में प्रॉब्लम है, इसीलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हुए थैंक यू वेरी मच।